नमस्कार। एक बार फिर हम मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं डॉक्टर जगदीश गंगानी जी के साथ कथक के जयपुर घराने के कुछ और पहलुओं को लेकर और उनके अपने ज़िंदगी के अनुभवों को लेकर। डॉक्टर जगदीश गंगानी, आपका पुनः स्वागत है। सर, एक बहुत प्रमुख और अहम सवाल है आपसे कि जो एक संगतकारों की भूमिका के संदर्भ में कि कथक में, मैं विशेष तौर पे, हम तो कथक की बात कर रहे हैं कि कथक में संगतकारों की भूमिका कितनी आवश्यक है। क्या ऐसा कई नर्तकों से भी सुना है कि नृत्य अपने आप में पूर्ण है, तो संगतकारों की भूमिका के संदर्भ में हम आपसे जानना चाहते हैं। जी, संगतकारों की संगति। संगति का अर्थ होता है साथ चलना। जब तबला वादक किसी कथक नृत्य के साथ संगत या संगति करता है तो वो बिल्कुल बराबर तब बोल बांट बजाता है। संगति का अर्थ होता है साथ चलना। वो साथ साथ चलता है, न वो आगे जाता है न वो पीछे रहता है। और जब एक मानसिकता आ जाए, तबले वाला सोच ले कि बस आज मैं कथक नर्तक को या नृत्यांगना को मैं दबा दूं, या नर्तक या नृत्यांगना सोच ले कि आज तबले वाले को मैं दबा दूं, तो वो द्वंद हो जाता है। वो गाना बजाना नहीं है, वो द्वंद है। तो संगति का अर्थ होता है वो एक आत्मा होती है नृत्य की। जैसे कि हर बाज होता है, तबले का बाज होता है पूरब बाज, दिल्ली बाज। नृत्य का भी बाज होता है और नृत्य की संगति करने वाला संगीतकार जो होता है, उस बाज जो बजाता है वो लचकरन बाज होता है। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, 9 वर्ष की आयु से मैं नृत्य का आरंभ किया। मेरे पिता पंडित सुंदरलाल गंगानी, वो स्वयं बड़े गुरु थे, नहीं उम्दा, उत्तम कोटि के तबला वादक थे। और वो मेरे साथ और मेरे बड़े भैया श्री हरि गंगानी के साथ वो स्वयं तबले की संगति करते थे, उनको नचाया करते थे। तब तो वो उस बात का ख्याल नहीं था कि वो कितनी बड़ी संगति कर रहे हैं। जो नर्तक होता है जब तबले की साथ संगत करता है वो, और नृत्यकार होता है, वो स्वयं अपना भाव तबले में डालकर, हम जैसे बच्चों को नचाने में वो डाल देते थे, वो अपने आप में शक्तिपात होता था। आज उस चीज का मुझे एहसास होता है, आज मालूम पड़ता है। इस पड़ाव पर आज वो समझदारी आ गई है। जो पहले बजाते थे हमें पता ही नहीं था, हाँ चल बजा रहे हैं, तबला बज रहा है, लेकिन हमें पता चल रहा था कि वो हम नहीं नाचते तो वो तबला नाचा जाता था। जब मैं बड़ा हुआ, मेरे बड़े भैया श्री हरीश गंगानी मेरे साथ रियाज करते थे। मुझे वो भी नर्तक हैं, नृत्य गुरु है, तो वो तबला वादक भी इतनी उम्दा है। तो मेरा और भैया का बिल्कुल तालमेल बैठ गया। रोजाना घंटों का रियाज होता था। घर की चीजें थी, पिताजी ने हमको बहुत सिखाया, उनकी खुद की रचनाएं। तो अब बस नाचना रोज का बंधा हुआ था हमारा, चाहे प्रोग्राम हो या ना हो, बस नाचना है। इतना नाचते थे, कभी प्रोग्राम आ जाता तो हम रिहर्सल भी करते, तय करते कि भाई आज इतनी इतनी चीजें नाचेंगे, ये क्रमशः हम लोग तैयार कर लेते हैं।
लेकिन मूड होता था कि भैया अब ये चीज ना चाहिए। तो मेरे भाई भी मुझे देखते कि भाई अचानक मूड आ गया। तो वो कहने का तात्पर्य ये है कि जो रियाज में रहता है, स्टेज पर कुछ भी नया करने की वो एक शक्ति रखता है, और बजाने की शक्ति भी जो रोज के रियाज वाले होते हैं वो बजाने की भी शक्ति उतनी ही रखते हैं। वो तालमेल, अचानक से कुछ बन के आना, एक तालमेल, अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, जो नाचने वाले को, बजाने वाले को भी मजा आता है और साथ देखने वाले प्रेक्षकगणों को भी इतना ही मजा आता है। क्योंकि इससे हमारा भाइयों की जोड़ी बन गई, हरीश जगदीश, ये दो भाइयों की जोड़ी बन गई। धीरे 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 हम करते गए। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। 90 के दशक में मेरे पिता पंडित सुंदरलाल जी गंगानी का वो बहुत एक बड़ौदा वासियों ने एक सम्मान किया था। उस सम्मान में कथक फिल्म सितारा देवी जी बतौर चीफ गेस्ट पर के हाजिरी दी थी उन्होंने, और एक संध्या, पूर्ण संध्या मैं खुद नाचा था दूसरे दिन की, और मैं लगभग 2 घंटे के ऊपर वो संध्या नाचा था मैं। तो सितारा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, बहुत बड़ी खुशी हुई, प्रसन्न हुई, और ये कहा कि जगदीश बहुत अच्छे नाचे तुम, लेकिन तुम्हारे भाई हरीश का तबला आज तुमको नचा दिया, वो ज्यादा नाचा। तात्पर्य ये है कि जब भाई जब वो नर्तक होके इतना अच्छा तबला बजाते हैं तो मेरे नाच में जान वैसे ही आनी है। तो नाच में जान देने वाले घर के लोग बहुत सुंदर जान दे देते हैं। साज, तबला एक साज है, साज नाच को सजा देता है। साज संगत, नाच को सजाने का काम संगतकार लोग करता है। अब मैं बात करूं, कभी कभी बड़े दिग्गज कलाकारों को हमने बुलाया, जैसे पंडित आनंदो जी है, उस्ताद अकरम खान साहब है, पंडित अरविंद आजाद जी है, उन्होंने भी मेरे साथ संगति बहुत की, अच्छी तरह से, और कभी कभी रिहर्सल्स भी नहीं बनती, लेकिन मैं उनके लिए मैं 2 बातें कहूंगा। पंडित कुमार वो साहब के लिए भी बात करूंगा, जिनका हमको अच्छा अनुभव हुआ, उस्ताद हिदायत खान साहब, उनका सबका बहुत अच्छा अनुभव मैं आज साझा करना चाहूंगा, कि वो बिल्कुल इतने तैयार रहते हैं, क्योंकि वो तबले की वो लय के वो बादशाह लोग रहते हैं। और कभी कभी हमारे रिहर्सल्स भी नहीं होते, अचानक स्टेज पर आ जाते हैं, देख लेंगे वही देख लेंगे। तात्पर्य मेरा कहने का ये है कि वो इतने तैयार होते हैं, तो रोजाना हमारा कोई रियाज नहीं, हमें कौन सी बंसी जाएगी, ये बंदिश का क्या स्वरूप है उनको भी मालूम नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो वो बजाते हैं, लय अपने आप में एक मां भगवती एक शक्ति है, वो लय को उन्होंने साधा है, वो साधक है, उनको सिद्धियां मिली हुई है, और जो बजाते हैं समझते हैं, हम लोग पढ़न करते हैं, और पढ़न करते कि वो ढांचा समझ लेते हैं, और उस पढ़न के अनुसार वो अपना बिल्कुल ऐसा भर देते हैं, वो ऐसा लगता है कि वो कुंडलिनी जागृति है अपने आप में। तो उनकी इतनी तैयारियां होती हैं कि वो नाच को सजा देते हैं, एक नया ऑरा हमको अनुभव करवा देता है। भाई लोग, परिवार के लोग, या रोजाना साथ संगत वाले होते, वो एक अलग स्वरूप है, ये अलग अनुभव और सुंदर अनुभव है, क्योंकि इनकी तैयारी, इनकी ऑरा, इनकी सिद्धियां कुछ अलग है। तो मैं इन सब लोग, तमाम लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे पिताजी के साथ साथ मेरे चचा पंडित मदन लाल जी, मैं जब छोटा था तब उन्होंने मेरे साथ पखावज की संगति की, और 80 के दशक के बाद, यानी कि 1982 से पंडित रामकिशोर दास जी, जो पागल बाबा जी के वो शिष्य रहे, उन्होंने मेरी बहुत संगति की तब पखावज पर। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि 2000 के बाद, 2002 या 3 के बाद जयपुर के श्री प्रवीण आर्य जी ने मेरे साथ बहुत पखावज की बहुत अच्छी संगति की। तो इन तमाम लोगों का मैं आपके चैनल के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं। सर, एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे जो जयपुर के जो विद्वान गुरु हैं, जिनमें सभी का नाम तो हम नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, गुरु नारायण प्रसाद जी, सुंदर प्रसाद जी, चुन्नी लाल जी, पंडित कुंदन लाल गंगानी, आपके पिता सुंदर लाल गंगानी,
देवीलाल जी, दुर्गालाल जी, ऐसे बहुत से नाम हैं जिनकी एक अंदाज ने और उनके अंगों ने और उनकी सृजनशीलता ने इस घराने को समृद्ध किया है। तो इनकी गुरुओं की ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो हम उनको कह सकते हैं प्रस्तुति में, उनके अंगों में, और हर एक गुरु की अपनी एक विशिष्टताएं हैं, जो उन विशिष्टताओं से ये घराना भी समृद्ध हुआ और उस गुरु को और उनके स्टाइल को भी वो समृद्ध करता हो या विशिष्ट करता हो। जी, बहुत अहम सवाल आपने किया। इस सवाल से मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। 1995 के आसपास का ये प्रसंग है। चंडीगढ़ में सेमिनार हुआ था। इस सेमिनार में बहुत विद्वान जनों को निमंत्रित किया था, हिंदुस्तान के बिगेस्ट स्कॉलर्स, विवेचक, नृत्यकार, नृत्यांगनाएं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को निमंत्रित किया था। मैं भी उसमें शामिल था। यह सेमिनार 2 सत्रों में बांटा गया था। सुबह सेमिनार था और शाम को प्रदर्शन था। एक वक्ता ने अपने पेपर प्रेजेंटेशन में स्ट्रांगली जताया कि जयपुर घराने के अंग का कोई मापदंड नहीं है। इसको सुन के मैंने इस चीज का थोड़ा सा विरोध किया और मैंने अपनी बात को बड़ी मजबूती से उनके समक्ष रखी, विद्वान जनों के समक्ष रखी। मैंने यही कहा उठकर कि जयपुर घराना जो है वो गुरुओं का घराना है और जितने गुरु उतने ही अंग, उतनी ही बंदिश है। आप जयपुर घराने के अंग को साबुन की फैक्ट्रियों से बनने वाली साबुन की टिक्कियों की तरह क्यों देखना चाहते हो? जब साबुन की टिक्कियां फैक्ट्री से बन के आती है वो एक साइज की होती है, एक ही मार्क की होती है और एक ही वजन की होती है। तो मैं समझता हूं कि ये महासागर को जो बहुत अविरत बह रहा है उसको आप बांध रहे हो। और जयपुर घराना बहुत बड़ी परंपरा है। 210 गांवों की, चूरू जिले के 210 गांवों की परंपरा है और अलग अलग गुरु इस 210 गांव से बिलोंग करते हैं और थे। मैं बात करूं पंडित जयलाल जी, पंडित चुनीलाल जी, पंडित जयलाल जी और सुंदर प्रसाद जी और पंडित गौरीशंकर जी, वो करवाड़ी गांव के थे। गोपालपुरा की मैं बात करूं पंडित हनुमान प्रसाद जी, चिरंजी लाल जी, मोहनलाल जी, पंडित नारायण प्रसाद जी गोपालपुरा के। सारंगसर के पंडित हनुमान प्रसाद जी और बड़ाबर के मेरे पिताजी पंडित सुंदरलाल जी, पंडित कुंदनलाल जी, शोभासर के पंडित हजारीलाल जी, पंडित दुर्गा प्रसाद जी। इसी तरह न्यामे के पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी, उनके पुत्र राधेलाल जी। इस तरह सभी अलग अलग गांवों के अलग अलग गुरुओं ने अपनी विशिष्ट योगदान किया। अब मैं बात करूं पंडित जयलाल जी, करवाड़ी गांव के पंडित सुंदर प्रसाद जी, उन्होंने अंग की बात करूं तो उन्होंने तेज तैयारी का और चक्करों का, बड़ी तेज और तैयारी का चक्करों का वर्णन शुरू किया अपनी लमछट परणों द्वारा। लमछट परणों उन्होंने शुरुआत की जयपुर घराने में और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पढ़ने हम सभी दुनिया को बांट दिए। एक बड़ा ट्रेजर, एक बड़ा खजाना जो आज भी लोग उसका उपयोग करते हैं, अपनी जीविकाएं चलाते हैं। तो पंडित जयलाल जी महाराज, पंडित सुंदर प्रसाद जी ने बड़ी बड़ी परणों का, बड़ी बड़ी बंदिशों का खजाना दिया। मैं बात करूं पंडित हनुमान प्रसाद जी सारंगसर की, तो वो एक ऐसे विषयों को लेकर नाचते थे, रुबाई, खमसा। रुबाई 4 लाइन की होती है और खमसा 8 लाइन की होती है। वो भाव सम्राट थे। उनकी भाव की बड़ी
तारीफ है। मैं बच्चा था तब मैंने उनको देखा हुआ है, मेरा अहोभाग्य कि मैं उनके दर्शन किया, मैंने उनको देखा, उनका आशीर्वाद भी मुझे मिला है। वो इस तरह बैठ के भाव करते थे। वो खमसा के वो स्पेशलाइज थे। काबे के है दरबंद, कलिसा के है दरबंद, या रब मैं किधर जाऊं, इधर बंद और उधर बंद। सैयाद के घर जब मैं गया तो खुल गई नजर बंद, दो चार इधर बंद और दो चार उधर बंद। तो ये पंडित हनुमान प्रसाद जी की एक अदाओं का एक वर्णन है। मुझे तो सिर्फ कोशिश की है उनकी, ये एक मुझे याद है। तो वो उस तरह का उनका अंग था, उनकी विशेषता थी। बैठे बैठे भाव करते थे, उनकी आंखों में एक अभिनय का एक चमक थी। अब मैं न्यामे की बात करूं, न्यामे गांव की, पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी की, तो उनके बारे में मैंने सुना अपने पिताजी की। वो दिखने में काले थे, लेकिन उनकी विशेषता ये थी कि वो उनकी एक आंख हंसती थी तो एक आंख रोती थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक आंख से हर्ष का भाव है, एक आंख से करुण का भाव है। तो वो ऐसे लोग थे कि जिन्होंने नृत्य को, भावों को, अभिनय को साधा। तो उनके पुत्र राधेलाल जी वो इतने लयकार थे, वो नाचते नाचते प्रेक्षक गणों को कह देते कि आप कैसी मात्रा से अपना हाथ उठाइए कि उंगली उठाई है, वहां से वो तिहाई बन के आते थे। वो इतने सिद्ध लोग थे। अब मैं थर्डे की बात करूं, थर्डे में शिवलाल जी महाराज जी है, वो इतने ही सुंदर गाते थे और इतने अच्छे भावकार थे, और इनके भावकार और गाने के साथ साथ वो इतने उम्दा सारंगी वादक भी थे। अब मैं बात करूं बडाबर की, पंडित कुंदनलाल जी गंगानी, पंडित सुंदरलाल जी गंगानी। तो वो पंडित कुंदनलाल जी अपने मामा पंडित नारायण प्रसाद जी के शागिर्द रहे हैं, और मेरे पिताजी पंडित गौरीशंकर जी करवाड़ी गांव के शागिर्द रहे। तो मेरे पिताजी ने भी कई चीजों का नया आयाम उन्होंने पेश किया और बनाया। ही इज रिटन न्यूमरस बंदिशेस and he has composed very beautiful नृत्य एस्पेक्ट। उन्होंने इतनी रचनाएं, लमछड़ परण, चक्रदार परण, और मालूम नहीं कंप्यूटर परण भी मेरे पिताजी ने बनाई। कंप्यूटर परण का मतलब होता है, कंप्यूटर आज का युग है कि भाई मैंने एक 13 मात्रा का एक प्रोग्राम मैंने कंप्यूटर में फीड किया, या 17 मात्रा का मैंने कोई प्रोग्राम मैंने फीड किया। कंप्यूटर में कोई चीज हम फीड करते हैं, जो जब हम उस चीज को क्लिक करते हैं तो उस प्रोग्राम के तहत सारी चीजें एस्पेक्ट आ जाएगा स्क्रीन पर। वैसे मेरे पिताजी ने कंप्यूटर ताल तो दिया, लेकिन उसे ताल चक्रव्यूह कहते हैं। उनकी रचनाएं कि एक आवर्तन 11 मात्रा का है, दूसरा आवर्तन 12 मात्रा का है, तीसरा 13, चौथा 14 और पांचवा 15 और छठा 16 मात्रा के। इस तरह एक एक आवर्तन का एक ही बंदिश में एक एक आवर्तन का एक एक, यानी कि जैसे कि 11 मात्रा का आवर्तन है, 11 मात्रा रुद्रताल हो गया, 12 मात्रा का हो गया तो चौताल हो गया, 13 मात्रा का हो गया तो जयताल हो गया, 14 मात्रा का हो गया तो धमार हो गया, 15 मात्रा हो गया तो पंचम समाज हो गया, और 16 मात्रा की होगी तो वो सब तिनताल हो गया। तो एक ही बंदिश इतनी सारी तालों में घूम फिर के वो एक संपर आता है। वो ताल कंप्यूटर ताल चक्रव्यूह परण। तो ये चक्रव्यूह परण के तहत ताल कंप्यूटर की रचना मेरे पिताजी की आज के युग में की। और उन्होंने जो रिडल का मतलब हम जो बोलते पहेलियां भी मेरे पिताजी की रचना है। वो पहेलियां उन्होंने बनाई कि बस्यों है श्रीपति के कर में, भवानी शंकर दीनों वर, छोड़ो प्रथम अक्षर बाकी हमको दो। तात्पर्य यह है कि बस्यों है श्रीपति के कर में। श्रीपति कौन? तो भगवान विष्णु। उनके कर में क्या? तो सुदर्शन है।
और सुदर्शन में से पहला अक्षर छोड़ देवे, छोड़ो प्रथम अक्षर, बाकी हमको दो, बाकी क्या रह जाता है? सुदर्शन में से अगर सु को छोड़ देते हैं तो क्या रह जाता है? दर्शन हमको दो, हे हरि प्रभु दर्शन हमको दो। इस तरह उन्होंने कथक में नए आयामों की रचना की। मेरे पिताजी ने नयापन लेके आया। गणित मेरे पिताजी ने लिखा कि 1 अंक का स्वभाव अलग है, 2 अंक का स्वभाव अलग है, 3 अंक का स्वभाव अलग है, 4, 5, 6, इस तरह हर एक अंकों का स्वभाव निजी स्वभाव है। उन्होंने इस अंकों की भी रचना अपने कवित्व में की। एक तो अनेक चावे, बंधु संग ना बोले दुआ, दसा तो दोसीला बैठो, पांचों तो मांगे रे मान, चौका छक्का अट्ठा की जोड़ी, 3 और 7 मिलन साथ, 9 को तो गणों के साथ, हरियाली फूलों को बाग, सुंदर तो पूजन को बैठो, शिव जी को उर्धरे जान, थई देता थई थई देता थई 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 ता। तो ये अंकों की रचना मेरे पिताजी ने की। उन्होंने 12 खड़ी की, क का की कु कु के को कम कहा, कै कदम धुमतल नचत नंदलाल संग प्रकुभान नंदनी, का काली नगनाथ लियो नंदलाल जमुना तट पकड़ नंदनी। तो इस तरह नई नई चीजों का उन्होंने रचनाएं की। फिलोसॉफी उन्होंने बहुत अच्छी लिखी। अब मैं बात करूं गोपालपुरा गांव की, तो पंडित नारायण प्रसाद जी ऐसे गुरु हुए जिन्होंने कवित्व को नृत्य में, जयपुर घराने में उनसे शुरुआत हुई। कवित्व की रचना, बड़ी बड़ी बंदिशें। और मैंने सुना है, मैं जानता तो नहीं, लेकिन मेरी जानकारी में शायद वो अपनी पुरानी बंदिशों में भी अपना नाम लिखते थे, नारायण प्रसाद जी जैसे। कवित्व में तो है। तो कहने का तात्पर्य है कि, और ये भी बताना उचित समझूंगा कि उनकी बंदिशों में तेज तराट बहुत था, तैयारी बहुत थी। जब चांद जी छोटे से थे, वो बहुत तेज तैयार चक्कर लेते थे। तो जयपुर घराने में भी जय कुमारी जी, जयलाल जी महाराज जी ने जय कुमारी को चक्करों का एक विशेष स्वरूप दिया था, बहुत तेज और तैयारी। इस तरह पंडित नारायण प्रसाद जी गुरु जी ने भी तैयारी चांद भाई से भी करवाई थी, जो बहुत जब छोटे थे बड़े तेज तैयार चक्कर लेते थे। तो ये तेज और तैयारी बहुत पंडित नारायण प्रसाद जी कह दो या पंडित सुंदर प्रसाद जी कह दो और फिर पंडित जयलाल जी महाराज जी कह दो, उनसे ये सारी तेज और तैयारी की शुरुआत हुई। मैं ये कहना उचित समझता हूँ कि जब पहले के लोग बैठक के भाव करते थे या किसी कथा पुराणों को लेके बात करते थे, तब छोटे छोटे टुकड़ों को लेके नाचते थे। धातिक क्रांदा कद्धा क्रांदा कद्धा क्रांदा कद्धा धातिक क्रांदा कद्धा क्रांदा कद्धा क्रांदा कद्धा धातिक क्रांदा कद्धा क्रांदा कद्धा क्रांदा कद्धा। वो इस टुकड़े को वो ढैया बोलते थे। पूरा ढा, एक दो संपूर्ण, एक आधा, धातिक क्रांदा कद्धा एक संपूर्ण, क्रांदा कद्धा आधा हो गया, क्रांदा कद्धा। तो इसे ढैया बोलते थे। और इस ढैये में उन लोग काफी अच्छी अदाएं बन के आते थे। तथई तथई तत्थई त्राम थई तत्थई त्राम थई तत्थ त्राम थई तत्ता। ये छोटे छोटे टुकड़े कथा वस्तुओं में लेके नाचते थे। मुझे याद है, हम मैं छोटा था तब हमको बात बात में लयकारी बताते थे और हमको एक्सरसाइजेस देते थे। पुराने जमाने में बोले कत्ती किणतक धाती धाता, ये जो है इसको चक्रधार में धाता पर सम लेके आओ। हम कई दिन तक उसका रियाज करते थे, धाता आते नहीं थे वो, और गुरु लोग भी इतने मजबूत थे कि वो हमें जगह नहीं बताते ताकि हम उसमें उलझे रहे, अपनी प्रैक्टिस उसमें करें और हमें कहीं मिलता है या नहीं, कि वो जगह कौन सी है, किस तरह सम पर लाना है, उस तरह हमारी तालीम होती थी। तो ये अलग अलग अंगों की बात की आपने, तो मैं ये समझता हूं कि जयपुर घराने में तेजो तैयारी भी है, भक्ति श्रृंगार भी है, अभिनय भी है। पहले के जमाने के बड़े मूछ वाले भी होते थे, लेकिन वो अभिनय ऐसे करते थे जैसे वो पता चलता कि ये स्त्री है या पुरुष है, पता नहीं होता था। इतनी वो अभिनय में उनकी वो नजाकत आती थी। तो लावण्य भी रहा, अभिनय भी रहा। नयन भाव,
अपने जमाने में कई लोग नयन भाव की विशेषता रखते थे। कर भाव, मुख भाव और संपूर्ण आंगिक अभिनय का भाव। तो इस तरह अलग अलग ढंग के भाव के उन लोग वो जानकार थे और उनके पास अलग अलग ढंग की कलाकारी थे। जयपुर घराना एक समृद्ध घराना है, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे गुरुजनों ने इतना खजाना दिया है, तो वो बस सभी लोग अपने अपने ढंग से उसका उपयोग कर रहे हैं और उनको याद करते हैं। और उन तमाम हमारे पूर्वज गुरुओं को शासन दंडवत करता हूँ आपके माध्यम चैनल के माध्यम से, और उनको याद करता हूँ। और उनकी वजह से आज हम लोग बहुत बिल्कुल पनप रहे हैं, और उनका मैं बारंबार उनको प्रणाम करता हूँ। सर, एक सवाल आपसे और है कि आप बहुत लंबे समय से यूनिवर्सिटी, बड़ौदा यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे और आपने बहुत से शिष्य भी तैयार करे, लेकिन सर जैसे ये तो एक गुरु शिष्य परंपरा के बंधन से में समृद्ध होती शिक्षा है, कला है ये। तो जब हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में एक कोर्स में बच्चे बंधे हुए हैं, और तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप शिक्षाविद भी हैं, एक परंपरा से जुड़े हुए भी हैं, कि टीचर भी एक स्टूडेंट्स के साथ सिखाने में कितना न्याय मतलब कर पाता है सारे कोर्सेज से बंद कर, और आप इसके साथ में और इसके विस्तार के लिए या इसके भविष्य में आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से देखते हैं कि शिक्षण की पद्धति भी इस तरीके की यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से या शिक्षण संस्थानों के माध्यम से हो, जिससे इस कला का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों तक और शिष्यों तक पहुँचे? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण आपका सवाल है। इसके अंतर्गत मुझे यही समझ में आ रहा है कहने के लिए, जो कला, जो नृत्य कला की विद्या परिवार तक सीमित थी, आजाद भारत के बाद वो संस्थाओं में, विश्वविद्यालय में उसको स्थान मिला। मैं अपनी बात करूं, मेरे पिताजी की बात करूं, आजाद भारत के ठीक 4 साल के बाद 1951 में मेरे पिताजी पंडित सुंदरलाल गंगानी बड़ौदा विश्वविद्यालय में द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में कार्यरत हुए। और यूनिवर्सिटी अपनी नीतियों से चलती है, यूजीसी की नीति के तहत चलती है। जो परंपरागत सिखाया जाता था वो आज एक नियमबद्ध बन गया, और वो एक लोगों तक पहुंचाने के लिए नियम बनना जरूरी है। जहां संस्था आता है वहां नियम होता है, और नियम जहां आता है वहां पे हर चीज पद्धतिसर बनती है। उसके एक नियम होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके डेकोरम्स होते हैं। उस डेकोरम के तहत, उसके नियम के तहत वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि संस्था आपको उसके लिए पेमेंट देती है। और जब कोई किसी का पेमेंट मिलता है, आप जब ऑन रोल हो जाते हैं, तो उसके नियम का पालन करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। चाहे वो पढ़ाई का नियम हो, आने जाने का नियम हो, सिखाने का नियम हो, हर तरह के नियम में जब आदमी बन जाता है वो जिम्मेवार हो जाता है। तो जिम्मेवारी से आदमी जब सिखाता है तो जब नियम बनता है, जिम्मेवारी के साथ वो नियम का पालन करता है। तो संस्था में आए तो कोर्सेज बनाए, जैसे कि आपने बताया, मुझे पूछा कोर्सेज में बनता है, तो कोर्सेज इसलिए बनता है कि वो परिवार तक थे, तो उनके खून में गाना बजाना था। अब उनको गाना बजाना सिखाना, नृत्य सिखाना जिनके खून में नहीं है। यहाँ पे हर एक प्रकार के, हर एक जाति के लोग, हर एक मांस के लोग आते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट ईयर की जैसे कि एक डिजाइन किया कि वो फर्स्ट ईयर में एलिमेंट्री है, सेकेंड ईयर में एलिमेंट्री से उसका एडवांस होगा,
थर्ड ईयर में उससे भी एडवांस होगा, तो उत्तर एडवांसमेंट की तरफ जाएगा। तो तब तक के लिए वो जो विद्यार्थी बन के हमारे समक्ष आता है उसको भी हम जान पाते हैं, और उसकी वो क्या करेगा उस गति में, वो गुरु उसको सिखाने के लिए वो समझ पाता है कि नहीं इसकी ये रुझान है, इसमें ये कैपेसिटी है। तो उसके बाद वो कैपेसिटी के अनुसार वो टीचर हर एक विद्यार्थी को उसी तरह ट्रीट करता है। ये मेरा मानना है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा ही किया। मेरा हर साल का यही अनुभव हुआ है कि आज मैंने एक लॉट को जो सिखाया, अगले साल उस लॉट को मैं कुछ अलग ही सिखाऊंगा। हाँ, हम लोग नियम में बंधे हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूं, मैंने कई सालों तक तो मुझे मालूम नहीं था कि मैंने कोर्सेस ही नहीं देखे। मैंने अपना अनुभव आपको साझा करना चाहता हूं। और बैचलर्स की और मास्टर्स की जब परीक्षा होती थी तब बाहर के परीक्षक आते थे हमारे यहाँ पे। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि बहुत वरिष्ठ परीक्षक आए हमारे यहाँ पे, और वो परीक्षा मेरे को शुरू कर दे, बोले कि नहीं आप मुझे सिलेबस दीजिए, मैं सिलेबस देखूंगा, उसके बाद मैं शुरू का। मेरे पसीने आ गए, क्योंकि मैंने सिलेबस देखा ही नहीं था। सिलेबस क्या होता मुझे मालूम ही नहीं था। तो उन्होंने सिलेबस देखा, और मैं मन ही मन ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ, गुरुओं को प्रार्थना है, भगवान मेरी लाज रखना, मैंने क्या कर दिया, सिलेबस अब तक मैंने देखा नहीं। मैंने शुरू बोला, उन्होंने इजाजत दी, शुरू करो। शुरू कर दिया मैंने, जैसे सिखा के रखा। तो नाचते नाचते पता चला कि मेरा सिलेबस तो बहुत पीछे रह गया और मैं बहुत आगे निकल गया। तात्पर्य ये कि हमको जो शिक्षण मिला वो शिक्षण हमारे खून में, हमारे रग रग में है, और वही शिक्षण जब हम टीचर के स्वरूप में कहीं कार्यरत हुए, जैसे कि यूनिवर्सिटी में हुआ, वही का वही हमें काम हुआ, क्योंकि हमने हमारे पिताजी को हमको जिस तरह तालीम देते हुए अनुभव किया, वही का वही हमने हमारे विद्यार्थी को दिया। तात्पर्य यह है कि हम लोग क्योंकि घराने से ताल्लुक रखते थे, तो हमने हमारे विद्यार्थियों को इस संस्थाओं में, इस यूनिवर्सिटी में भी उसी प्रकार की हमने तालीम दी। हमने कोर्सेज को बिल्कुल बनाया, डिजाइन हुआ है, सिलेबस डिजाइन हुआ है, कोर्सेज डिजाइन हुआ है, लेकिन उससे कई अतिरिक्त ज्यादा हम लोगों ने हमारे विद्यार्थियों को तालीम दी। और कहीं न्याय भी हुआ, कहीं, क्योंकि हर एक बच्चे एक समान नहीं होते हैं। कोई बहुत अच्छा कर सकते हैं, कोई कुछ कम कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा, हमारे अनुभव में आपको साझा कर रहा हूं कि यूनिवर्सिटी में हर एक लोग परफॉर्मिंग आर्टिस्ट नहीं बनता, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत सारी ओपनिंग्स बताती है। कोई बहुत अच्छा लेखनी करता है, यहाँ पे सैद्धांतिक और प्रायोगिक एक समान इक्वल होता है, थ्योरी प्रैक्टिकल इक्वल होता है वेटेज। तो कई लोग थ्योरी में वाकई बहुत सुंदर लिखते हैं, उनकी लेखनी बहुत अच्छी होती है, और कई लोग डांस बहुत अच्छे करते हैं, तो कोई बहुत अच्छे टीचर भी बनते हैं, कोई बहुत अच्छे परफॉर्मर भी होता है। ये जो यूनिवर्सिटी की जो संस्था है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बहुत स्ट्रांगली, वो बहुत सारी चीजों में ओपनिंग्स करती है, आपके एवेन्यूज ओपन हो जाते हैं। कोई बहुत अच्छा क्रिटिक बन सकता है, कोई बहुत अच्छा लेखक बन सकता है, कोई बहुत अच्छी सरकारी जगह पर डायरेक्टर भी बन सकता है, जैसे दूरदर्शन में है या संवेदना डिवीजन में है या किसी अन्य सरकारी संस्था में, क्योंकि उनको वो उस चीज का ज्ञान है। क्योंकि ये संस्था जो विश्वविद्यालय होते हैं वो बहुत सारी चीजों की ऑफर करती है, जैसे कि बैचलर्स प्रोग्राम ऑफर करती है, उसके बाद मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर करती है, और उसके बाद पीएचडी प्रोग्राम भी ऑफर करती है। तो जब पीएचडी जैसे कोर्सेज को ऑफर करती है, तो आदमी पढ़ाई से, डिग्रियों से शक्तिमान होता है, ज्ञानवंत होता है। और ये यूनिवर्सिटी की खासियत है कि हमारे विद्यार्थी को ज्ञानवंत बनाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है, क्योंकि यहाँ पे एक टीचर के तहत वो सीखते नहीं है। एक टीचर प्रैक्टिकल में गुरु शिष्य परंपरा में बहुत बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, सोबत बहुत अच्छा बना देता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम सैद्धांतिक भी बात करते हैं तो उनको कंपलसरी प्रैक्टिकल की तरह उतना ही इक्वली मार्क लेना पड़ता है। तो वो जब वो इक्वली मार्क लेने की बात आ जाती है तो उनको हर तरह की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और जब प्रिपरेशन करते हैं तो आदमी ज्ञानवंत बनता है। यहाँ पे फर्स्ट पेपर होता है जो क्लासिकल डांसेस के बारे में बताते हैं, सेकंड पेपर जो होता है जो नायक नायिका स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स इत्यादि कई चीजों की जानकारियां देता है। जो थर्ड पेपर हो जाता है बड़ा अहम है, जो हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता से कोई लेन देन नहीं है, वो थर्ड पेपर ऐसा होता है जो पाश्चात्य
कल्चर, पाश्चात्य नृत्य के बारे में जानकारियां देते हैं, जैसे कि बैले, मॉडर्न डांस, साउथ ईस्ट एशिया के डांसेस। तो पूरे वर्ल्ड में डांस किस तरह का होता है, कैसा होता है, उनका उद्भव का स्थान क्या है, उनकी उत्पत्ति क्या है, उसकी जानकारी जाती है। सर, इन चीजों में जब जानकारी मिलती तो हमारे विद्यार्थी ज्ञानवंत हो गए, एक सीमित नहीं है। अब मास्टर्स में जाते हैं तो महाग्रंथों की बात होती है, जहां नाट्य शास्त्र जैसे ग्रंथों की जानकारियां देते हैं, अभिनय दर्पण की जानकारियां देते हैं, भरतांडव की जानकारियां देते हैं, शिवपदिकारम की जानकारियां देते हैं। तो ऐसे ग्रंथों की जानकारी जब मिलती है तो हमारे विद्यार्थी हर प्रकार की जानकारी की ज्ञान रखते हैं। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो केवल यहाँ पे 2 ही विधाएं चलती है नृत्य में, कथक और भरतनाट्यम। लेकिन जब सैद्धांतिक रूप से बात करते हैं तो उनको सारे 7 स्टाइल की जानकारी मिलती है, उनको ज्ञान मिलता है। लेकिन जो वर्तमान जो नीतियां चल रही, पॉलिसीज चल रही है, जैसे कि मैं अपनी बात करता हूं, हम प्रोफेसर्स लोग भी उसमें तरक्की करते हैं, हम लोग सीखते रहते हैं। तो यहाँ पे एक शिक्षक, एक अपॉइंटमेंट जब होती है यूनिवर्सिटीज में, वो लेक्चरर के रूप में होता है। लेकिन जब वो आप नीति के तहत आप अपनी प्रोग्रेस करना चाहते हो, डेवलपमेंट करना चाहते हो आपका निजी, तो आपको उस नीतियों का पालन करना पड़ता है। आपको रिफ्रेशर कोर्सेज करने पड़ते हैं, ओरिएंटेशन कोर्सेज करने पड़ते हैं, मेथोडोलॉजी कोर्सेज करने पड़ते हैं। उसके बावजूद आपको वर्तमान नीति के अनुसार आपको सेमिनार्स में जाकर आपको पेपर प्रेजेंटेशन करना पड़ता है, आपको कई पेपर्स लिखने पड़ते हैं जो ISBN नंबर से वो अप्रूव्ड होते हैं, और तब जाके आपका प्रोग्रेस होता है। आप लेक्चरर से रीडर बनते हैं, जैसे कि असिस्टेंट लेक्चरर बने, असिस्टेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर बने, असिस्टेंट प्रोफेसर से बाद एसोसिएट प्रोफेसर बनते, एसोसिएट के बाद प्रोफेसर बनते हैं। तो आपको किताबें भी लिखने का आप ज्ञान यूनिवर्सिटी से पा सकते हैं। आपको आजकल कंपलसरी PhD होना जरूरी हो गया है, उसके बावजूद किताब लिखनी, तो लेखनी का भी आपको ज्ञान मिलता है। लेकिन मैं एक चीज बहुत स्ट्रांगली कहना चाहता हूं कि ये जो हमारी परंपरा है वो गुरु शिष्य परंपरा है, ये गुरुमुखी विद्या है। यहां पे गुरु की आवश्यकता है। मैं सरकार को नम्र निवेदन आपके माध्यम से करता हूं कि आप पढ़े लिखे लोगों को बिल्कुल 60-70% उनका एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे अगर होंगे तो वो डिग्रियां देने का बिल्कुल न्याय होगा। लेकिन साथ साथ घरानेदार लोग की बहुत आवश्यकता है हर एक संस्थाओं में। जो कला का जो मर्म है, विद्या का जो डेप्थ है, जैसे कि प्रैक्टिकल, उसके लिए घरानेदार गुरु, घरानेदार कलाकारों की आवश्यकता है, या फिर एमिनेंट कलाकारों की। जो प्रावधान तो हमारी यूनिवर्सिटीज में होता है, लेकिन कहीं कहीं उसका उपयोग शायद कम होता दिखाई देता है। तो मैं आपके चैनल से मैं यही कहूँगा कि वो जरूरी होता उनका एम्प्लॉयमेंट होना बहुत जरूरी समझता हूँ। किसी भी सूरत में घरानेदार एक गुरु का हर एक विद्या डिपार्टमेंट में होना चाहिए, तब एक बहुत सुंदर बैलेंस बनेगा। क्योंकि एक घरानेदार गुरु की जो सिखाने की जो एक समझ है, जो अप्रोच है, वो बहुत अलग है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं घरानेदार हूँ, लेकिन साथ साथ मैं पढ़ा लिखा भी हूँ। मेरे पिताजी ने हमको घरानेदार तालीम तो दी, उसके साथ साथ हमको यूनिवर्सिटी में एजुकेट भी किया। तो हमें दोनों ही बहुत अच्छा लाभ, दोनों चीज़ों का बहुत अच्छा लाभ मिला, और हम लोग भाग्यवान हैं कि हम महान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी भी रहे और इसी महान यूनिवर्सिटी के हम एम्प्लॉय भी रहे। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, और ऐसा भाग्य बहुत मुश्किल से ईश्वर कृपा होती है, गुरु कृपा होती है, माता पिता की पुण्य होती है, तब जाके होता है। तो हम लोग इस मामले में बहुत भाग्यवान रहे हैं कि एक महान यूनिवर्सिटी के हम लोग एक हिस्सा रहे, बहुत अच्छा हिस्सा रहे। और हमारे पिताजी सन 51 से इस यूनिवर्सिटी से जुड़े, और मैं और मेरे बड़े भैया श्री हरीश गंगानी जी भी इसके भागीदार बने। एक ही डिपार्टमेंट में हमारे परिवार का 70 साल का 1951 से 2020 तक हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं आज की युवा पीढ़ी को एक ही चीज बहुत स्ट्रांगली कहना चाहता हूं, और जितने शिक्षक लोग हैं यूनिवर्सिटीज में,
जो अभी कार्यरत है, नृत्य सिखाते हैं, तो उनको मेरा नम्र निवेदन है कि हाँ, यूनिवर्सिटी की जो हमारी गाइडलाइन है, जो नीतियां हैं, एपीआई के बिना आपका डेवलपमेंट नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस एपीआई में प्रैक्टिकल को बहुत ही कम जगह है। तो आप बिल्कुल आप संशोधन की ओर जाइए, रिसर्च कीजिए, पेपर बिल्कुल पढ़िए, पेपर आप प्रेजेंट कीजिए, पेपर आप छपवाइए, आपका पब्लिकेशंस भी होना जरूरी है उस नीति के तहत। लेकिन आप ये ना भूले कि जो युवा पीढ़ी आपकी यूनिवर्सिटीज में एक टीचर के पास जो सीखने आते, इतना अपना सुंदर समय दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक बहुत 4 साल का 5 साल का पीरियड आपके इस कला विद्या को सीखने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो वो प्रैक्टिकली भी इतना स्ट्रांग बने और उनको प्रैक्टिकली भी बहुत स्ट्रांग बनाइए। नहीं कि वो टीचर को देखेगा, टीचर क्या होता है, गुरु क्या होता है, वो अपने विद्यार्थियों के लिए आदर्श होता है। जो विद्यार्थी अपने टीचर को देखेगा वो वैसा ही बनेगा। तो आप जितना प्रैक्टिकल उनके समक्ष नाचेंगे, गाना बजाना करेंगे, वो आपको उतारेगा, और जब आपको उतारेगा तो वो ही समाज का एक आपका रिफ्लेक्शन होगा वो। तो मैं समझता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल में भी काम बहुत ज्यादा कीजिए। आप भले ही हमारी नीतियां बहुत सुंदर है रिसर्च वर्क में। रिसर्च वर्क क्या है मेरी समझ में यह है कि हम लोग क्लासरूम में जो काम करते हैं विद्यार्थियों के साथ, क्लासरूम नहीं रहता, वो लेबोरेटरी बन जाती है। और रोजाना हम भले ही उसमें एक ही चीज बारंबार करते हैं, लेकिन करते 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 वो एक चीज में से अनेक चीज बनते हैं। वो उसमें एक्सपेरिमेंट कहते हैं, प्रयोग बोलते हैं। और जब वो प्रयोग बहुत अच्छा हम प्रेजेंट करवाते हैं ऑडियंस में, हम मंच प्रदर्शन वो प्रयोग को पेश करते हैं, और जब ऑडियंस उसको वाह तालियां बजाते हैं, तो वो हमें अप्रूवल मिलता है। जो हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया होता है वो पब्लिक की तालियों से उसका अप्रूवल मिलता है। तो वो वारंवार क्लास में इतना काम कीजिए, इतना एक्सपेरिमेंट कीजिए कि वो क्लास लेबोरेटरी बन जाती है। तो मैं समझता हूं कि गाना बजाना श्रेष्ठ है और ये गुरुमुखी विद्या है। तो यूनिवर्सिटीज में भी, आपके चैनल के माध्यम से मेरा नम्र निवेदन है कि यूनिवर्सिटीज में हर एक विधाओं में घरानेदार गुरुओं की आवश्यकता है। पढ़े लिखे बिल्कुल आप 80% एम्प्लॉय के कम से कम 20% एक घरानेदार गुरु की बहुत बहुत आवश्यकता है, और गुरु रहेंगे तो सारा काम बहुत बैलेंस रहेगा। सर, आज आपसे हम आपके जो पिता हैं उनकी बहुत खूबसूरत रचनाएं हैं, उन्होंने रचनाएं की हैं, आप भी रचनाएं करते हैं, और उसमें एक ख़ास तौर पे एक अष्टनायिका जो मुझे बहुत प्रिय है, उनकी रचित, गुरुजी की रचित रचना। तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ रचनाओं को हमारे दर्शकों तक पहुँचाएं। पंडित सुंदरलाल गंगानी एक जाना माना नाम, खास करके कि उनकी रचनाओं के लिए वो बहुत प्रसिद्ध भी हुए हैं। मेरे पिता कहने के लिए कभी स्कूल नहीं गए, और स्कूल नहीं जाने के बाद भी उनकी रचनाएं बहुत मशहूर हुई है, और नृत्य कला जगत में एक खास पहचान बना पाया है। कहते हैं ना, कभी लोग पढ़े लिखे बहुत लोग होते हैं, बढ़िया पर घड़िया भी। पुराने बुजुर्ग लोग जो हमारे गुरु लोग थे, वाकई वो गुरु लोग, ऋषि लोग थे, उनका अध्ययन, उनका मनन, उनका चिंतन, उनकी तपस्या समाज को बहुत सारी चीज को दे दिया, लोकार्पण कर दिया। वो ज्ञान के धनी थे, कला के धनी थे, क्योंकि उन्होंने जो सोबत की गुरुओं की और सोबत का अर्थ होता है 100 बातें। गुरु के पास रह के 100 बातें अच्छी ही सीखते हैं लोग।
स्कूल में जाने से या कॉलेज में जाने से अच्छी बातें तो भगवान की कृपा से अगर होती है तो आ जाती है, नहीं तो भटक जाते लोग। तो गुरु की सोबत जो है, ये कला है, नृत्य है, वो सोबत से आता है। तो सोबत ज्ञानवंत कर दिया है और सोबत से लोग को प्रेरणा मिलती है। मेरे पिताजी ने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं, कुछ रचनाएं आप समक्ष में पेश करता हूं। आपने मुझे सवाल किया अष्टनायिका। नायिका का अगर वर्णन किया जाए तो बहुत 8 नायिका अपने आप में बहुत विशाल हो जाता उसका वर्णन। लेकिन मेरे पिताजी ने हर एक नायिका को अपनी एक एक लाइन में दर्शाने की बहुत सुंदर कोशिश की। जो मैं अपनी शिष्या प्रीति साठे है, प्रीति दामले साठे, उसको कहूंगा कि वो नाचे और मैं शायद उसका रिकॉर्डिंग भी देने का बिल्कुल इसमें कोशिश करूंगा। एक तो अकेली बैठी चेती देखे शाम को, ये वासक सलिका। दूजी तो दोबारा गई मिली भेटी शाम को, ये अभिसारिका। तीजी तो ताकत देखे ताके ताके शाम को। चौथी तो चोगिनी बोली 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 शाम को। पांचों तो पगली घेली बनी बैठी रात को। छठी का छबीले चोट करी बैठी रात को। सप्तम तो सुहानी मीठी वाणी बोले शाम को। अष्टम तो अटरिया बैठे देखे दिन रात को। सुंदर तो संगीत री साधे दिन रात को। एक तो अकेली बेटी चेते देखे शाम को। दूजी तो दोबारा गई मिली बेटी शाम को। तीजी तो ताकत देखे देखे ताके शाम को। चौथी तो जोगिनी बोली 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 शाम को। पांचों तो पगली घेली बनी बैठी रात को। छठी का छबीले चोट करी बैठी रात। सप्तम तो सुहानी मीठी वाणी बोले शाम को। सप्तम तो अटरिया, अष्टम तो अटरिया बैठे देखे दिन रात को। सुंदर तो संगीत री साधे दिन रात को।
तो ये अष्टनायिका का वर्णन रहा है। अब मैं ये नायिका के साथ में अगर गणित की बात करूं तो हर एक अंकों का अपना निजी स्वभाव है। 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, हर एक अंकों का इस तरह अपना निजी स्वभाव है और हर एक अंक दूसरे अंक से तालमेल नहीं होता। अमुक अमुक अंगों का ही एक दूसरे से तालमेल होता है, जो इस कविता में आपको दर्शाने का प्रयास कर रहा हूं। एक तो अधिक चावे बंधु संग ना बोले दुआ। 1 नंबर जो है अपने भाई 2 नंबर के साथ कभी बात नहीं करता है। एक तो अधिक चावे बंधु संग ना बोले दुआ। 10 तो दोषीला बैठो, 5 तो मांगे रे मान। चौका छका 8 की जोड़ी, 3 साथ मिलन साथ। 9 को तो गणों के साथ, हरियाली फूलों को बाग। सुंदर तो पूजन को बैठो, शिव जी को उर्ध्व ध्यान। थे देता था एक तो अधिक चावे बंधु संग ना बोले दो। 10 तो दोषीला बैठो, 5 तो मांगे रे मां। चौका छक्का 8 की जोड़ी, 3 साथ मिलन सा। 9 को तो गणों के साथ, हरियाली फूलों को बाग। सुंदर तो पूजन को बैठो, शिव जी को उर्ध्व ध्यान। थे देता था। अब मैं ये कहना बहुत उचित समझता हूं, जब पंडित नारायण प्रसाद जी का बहुमान हुआ था, गांधर महाविद्यालय में मुंबई से बड़ौदा आए थे। 1957 की बात है। 57 में बड़ौदा आए थे पंडित नारायण प्रसाद जी, और चांद भी या तब बहुत छोटे थे। उनका भी यहाँ पे बड़ौदा यूनिवर्सिटी में हमारे पिताजी ने बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया था, और चांद भैया भी यहाँ पे छोटे से बहुत तहलका मचा के गए थे, नाचे थे वो। उल्टे सीधे चक्रों का चलन चांद भैया से ही शुरू हुआ था। तो नारायण प्रसाद जी से प्रेरित होकर मेरे पिताजी ने प्रथम कविता रचना की, क्योंकि कई इंस्पिरेशन मिलना चाहिए। और पंडित नारायण प्रसाद जी मेरे पिताजी को बहुत इंस्पायर किया, और मेरे पिताजी उनकी कविता गोवर्धन लीला सुनकर एक अपनी खुद की गोवर्धन लीला उन्होंने प्रथम लिखी, जो ये है। घन घन घोर घटाघन छाए, वाल वाल सब सुध बिसराए। इंद्रदेव ने रचन रचाई, बादल मूसलाधार बरसाई। तड़ तड़ बिजली तड़ा तड़ चमकी, धा धड़ा धड़ धा धड़ा धड़ धा धड़ा धड़ धा। गोकुल में व्याकुलता छाई, कृष्णचंद्र ने लाज बजाई। गोवर्धन को नपी उड़ाए, गोपी की जान बजाए। मुरलीधर की जय धुन छाई, उमंग भरी जन जन के मन में। कृष्ण बसे सुंदर के मन में। गिरवरधारी 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 धा हा। और उससे जब उनको पकड़ में आया कविता पर, उनकी रचनाओं में उनका ज्यादा अध्ययन होने लगा पिताजी का, तो कमांड आ गया। तो उन्होंने दूसरी गोवर्धन लीला की रचना की। घर से निकसी गोप गोपिन नौबत की धनकार से। धन न धन 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 न धन धन दिन कदा दिन धागे न दाता। कर कर सोलह श्रृंगार सब सके गोवर्धन को जात है। पूजा करत निरत करत गान गावत ताल वेद। मृदंग बजत दिन कदा दिन धागे न दाता। देख इंद्र राज ने तब क्रोध करके मेघ को। गगन गरजत मेघ बरसत दमिन दमकत दमिन दम। तरत धर धर तरत धर धर तरत धर धर तरत धर धर ताल सरवर नीर भर भर भंवर भर भर बह गयो। ग्वाल वाल सब करत त्राता तदंगला तब झटक 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 पटक पटक पटक। गोवर्धन को नक पिटाए बिज बिजा। ग्वाल वाल सब करते हिंद कृष्ण की पूजा कर। सुंदर के मन कान बस गयो। करत जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जय करत जय जयकार जय जयकार जय जयकार करत जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय। दिन 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 धा आ धा आ। ऐसी कई रचनाएं हैं जो एक के बाद एक उन्होंने रची। फिलोसोफर भी रहे मेरे पिताजी, उन्होंने एक फिलोसॉफी कही। ए राही सुनो मेरी बतिया, ए राही सुनो मेरी बतिया। कागज सफेद है, शाही है काली,
इसमें लिख दे मर्जी है प्यारी। तो इस तरह कई उन्होंने रचना की। एक गुरार्थ उन्होंने लिखा है, ना जानो, इसमें कहीं भगवान को, किसी भगवान को नाम नहीं है, किसी भगवान का नाम नहीं है। ना जानो नाथ, ना जानो नाथ, हे नाथ हम तुमको नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते। बांधी भूमि अगणित कण धूल, बरसत बारी अगणित बूंद, ना हो बादल करे विछाद, और बात बिहारी ना पकड़ी जा मेरे नाथ। इस तरह कई रचनाओं का उन्होंने रचनाएं की, बहुत सारी रचनाएं की। और अब उन्होंने परिणय भी बहुत अच्छी अच्छी बनाई है, कविता भी उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर बनाई है। एक बाराखड़ी का एक छोटा सा वर्णन बताता, पूरी नहीं पढ़ूंगा मैं। क का की कु कु के कै को कम कह, क कदम दुमतल नचत नंदलाल, संग प्रभाम नंदनी, का नग नाथ लियो नंदलाल, जमुन तट पकर नंदनी, की कितक गयो हेर सकी नंदलाल, गगन फोरी मारी कंतनी, की किहिन अनुजन सपति नंदलाल, तीर धर पकड़ खेचनी। इस तरह कई हैं। ख खा खी खू खू, उसमें हनुमान जी का वर्णन किया। खगे से गए कूद दिलंग का हनुमान, मुद्र का दिनी माता सीता को। इस तरह उन्होंने राशियों में रामायण का वर्णन किया है कि राशि क्या है। राम और रावण की राशि एक ही है, तुला राशि। हनुमान जी की हर यानी हनुमान जी की कर्क राशि हो गई है। विभीषण की बाबू वृषभ राशि हो गई है। अलय की लंका की राशि हो गई। सीता मैया की कुंभ राशि सास है। इस तरह इन राशियों को लेकर इन पात्रों की उन्होंने वर्णन किया है। तुला तुला को मारियो तुला के मैदान में, बनाया वृषभ को मेषपति, दीनी आज्ञा कर को तुला तर्क गए मेष में, ले आए कुंभ सती, तिन तिन तार का धन देता था, ताना तिन देता ना तिन तिन। तुला तुला को मारियो तुला के मैदान में, बनाया वृषभ को मेषपति, दीनी आज्ञा कर को तुला तर्क गए मेष में, ले आए कुंभ सती, ना तिन तिन तार का धन देता था। तो इस तरह कविताओं का एक भंडार है, खजाना है। बस आज की इस बातचीत को हमने घराने के और केंद्र में रख के हम बात कर सके प्रोफेसर गंगानी से, क्योंकि इनका तो ज्ञान और अनुभव बहुत बड़ा है जिसमें से हम थोड़ा सा ही लाभ ले सके। और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। और प्रोफेसर गंगानी, आपने इस कार्यक्रम में आप आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण सभी जानकारियाँ दी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।